नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। सवाल पब्लिक का शो में आप सबका स्वागत है। एक सरकार से आम जनता सबसे ज्यादा किस बात की उम्मीद करती है? शायद 100% लोग कहेंगे ईमानदारी। लेकिन आप सुनकर चौंक जाएंगे कि बिहार में नीतीश कुमार की नई सरकार में 72% मंत्रियों के नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड में दर्ज है। जी हां, एक दो नहीं, 72%। मतलब अपराध के इम्तिहान में नीतीश की नई सरकार को डिस्टिंक्शन से महज 3% कम नंबर मिले हैं। इतना ही नहीं, 53% मंत्रियों पर तो गंभीर आपराधिक मामले दर्ज। हद तो तब हो गई जब सरकार में कानून मंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले मंत्री जी पर फरार होने का ही आरोप लग गया, वो भी उसी दिन जिस दिन उन्होंने गवर्नर हाउस में संविधान की शपथ खाकर अपने मंत्री पद को संभाला। इस सरकार के मुखिया नीतीश कुमार हैं, जो सुशासन बाबू कहलाते हैं, सुशासन की बात करते नहीं थकते, और जिनके सिपह सलाहकार उन्हें 2020 में मोदी के मुकाबले पीएम पद का दावेदार मान रहे हैं। लेकिन ताजा आंकड़े और कानून मंत्री विवाद के बाद पब्लिक का सवाल यह है कि क्या ऐसी ही छवि के साथ 2024 में नीतीश कुमार मोदी के सामने चेहरा होंगे? क्या नीतीश का सुशासन सिर्फ एक मुखौटा है? यही है आज पब्लिक का सवाल। आपको मोटे तौर पर आंकड़ों में मैं दिखाना चाहती हूं कि बिहार की नई सरकार को लेकर क्या हाल है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूं कि इन आंकड़ों के कुछ पन्ने पलटकर आपको दिखाऊं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार पर खुद हत्या की कोशिश जैसे मुकदमे दर्ज। डिप्टी सीएम तेजस्वी पर भी हत्या, आपराधिक षड्यंत्र, दंगा भड़काने जैसे कई केस दर्ज हैं। तेजस्वी के खिलाफ 4 सीरियस आईपीसी की धाराएं लगी है। इनके खिलाफ कल 11 केस भी दर्ज हैं। और वहीं तेज प्रताप के खिलाफ हत्या, पब्लिक सर्वेंट के साथ मिसबिहेव और आपराधिक षड्यंत्र जैसे केस दर्ज हैं। इनके खिलाफ आईपीसी की कुल 12 धाराएं हैं और कुल 5 केस भी दर्ज हैं। आपने बिहार में नई सरकार के 3 बड़े चेहरों का क्राइम रिकॉर्ड देख लिया। अब आप जिन्हें टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हैं नीतीश की नई सरकार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह। आरजेडी कोटे से मंत्री बने कार्तिकेय सिंह के खिलाफ किडनैपिंग का केस दर्ज है। 16 अगस्त को इन्हें कोर्ट में पेश होना था और अरेस्ट वारंट भी था इनके खिलाफ, लेकिन ये पेश नहीं हुए, बल्कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के सामने मंत्री पद की शपथ भी ली इन्होंने। आज इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार को घेरा। सुनिए बीजेपी के सीनियर सांसद रविशंकर प्रसाद ने इस पर क्या कुछ कह डाला। नीतीश कुमार जी, आपके कानून मंत्री कोर्ट की प्रक्रिया से खिलवाड़ कर रहे हैं। उनका एंटीसिपेटरी बेल पटना हाईकोर्ट के द्वारा 2017 के फरवरी में, आज से 5 साल पहले से अधिक, रिजेक्ट कर दिया गया। वो सरेंडर नहीं करते हैं। उनका क्वाशिंग एप्लीकेशन भी हाईकोर्ट, पटना हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो फिर ये 12/8 को ये आदेश आता कहां से? ये इसलिए आया कि उनका मामला हो गया था मंत्री बनने का। तो सुना आपने, बीजेपी सवाल कर रही है कि जिसे कोर्ट में सरेंडर करना चाहिए था, उसे राजभवन कैसे पहुंचा दिया। अब मैं आपको बताना चाहती हूं कि कार्तिकेय सिंह हैं कौन, इन्हें नई सरकार में कैसे मंत्री बनाया गया। कार्तिकेय सिंह कहा जाता है आरजेडी के विधान पार्षद हैं। इन्होंने एमएलसी चुनाव में जेडीयू के उम्मीदवार को हराया था। मोकामा के रहने वाले कार्तिकेय सिंह टीचर भी रह चुके हैं। यह भी कहा जाता है कि बाहुबली विधायक अनंत सिंह इन्हें मास्टर साहब कहकर बुलाते हैं। यह भी कहा जाता है कि अनंत सिंह के जेल में रहने पर कार्तिकेय ही मोकामा से लेकर पटना तक
उनका सारा काम देखते थे। अब उनके मंत्री बनने के बाद सियासी गलियारों में चर्चा यह भी है कि नीतीश और उनके करीबी लल्लन सिंह के विरोधी अनंत सिंह को तेजस्वी ने मंत्री बनाकर अपनी धमक दिखा दी है। मतलब सरकार बनी नहीं कि डिप्टी सीएम अपनी धमक दिखा रहे हैं, सीएम अपनी धमक दिखा रहे हैं। अब मैं आपको यह भी बताती हूं कि बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह पर आरोप है क्या। दरअसल साल 2014 में पटना के बिहटा के राजीव रंजन नाम के शख्स की किडनैपिंग हुई थी। इस मामले में एक आरोपी बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह भी हैं। उन पर आईपीसी सेक्शन 363 यानी किडनैपिंग का केस दर्ज है, आईपीसी सेक्शन 379 यानी चोरी का केस दर्ज है, आईपीसी का सेक्शन 147 यानी कि दंगे की साजिश भी बताई जा रही है, आईपीसी सेक्शन 120B यानी आपराधिक साजिश कॉन्स्पिरेसी का भी इल्जाम है। इसके अलावा सरकारी अधिकारी को काम करने से रोकना, धमकाना, वसूली करना और घातक हथियार के साथ दंगा कराने की धाराएं भी लगी हुई हैं। लेकिन इतनी संगीन धाराएं लगी होने के बावजूद कार्तिकेय सिंह ने ना तो कोर्ट के सामने सरेंडर किया, ना ही जमानत के लिए अर्जी दी, बल्कि शान से कह रहे हैं कि उनके ऊपर लगे आरोप गलत हैं, बेबुनियाद हैं। सुनिए। सुशील मोदी ने आपके ऊपर एक आरोप लगाया, क्या करें? देखिए, हलफनामा में सब अपना मंत्री विधायक जितने होते हैं सब देते हैं, सब दिया हुआ है, उसमें कहीं कोई इस तरह की बात नहीं है। लोग पूछते हैं कि क्या जंगल राज लौट आया है। अब मुझे बताएं, किडनैपिंग का आरोपी अगर कानून मंत्री है, 120B का आरोपी अगर कानून मंत्री है, तो क्या यही तो जंगल राज नहीं है क्या? आज इस खबर के पीछे टाइम्स नाउ नवभारत की टीम पूरा दिन पीछे पड़ी रही, क्योंकि ये जनता के साथ अन्याय है, धोखा है। हमने सीएम नीतीश कुमार से भी पूछा और नई सरकार के किंग मेकर कहे जाने वाले लालू यादव से भी पूछा। दोनों के रिएक्शन लीजिए आपके सामने। उनको वारंट जारी हुआ है सर कार्तिकेय पे। इसके बारे में जानकारी सरकार बनते ही जो सरकार पर हमलावर सुशील मोदी ने कहा है कि ऐसा कोई मामला है सर? पीछे करो, कोई ऐसा मामला नहीं। ऐसा कोई मामला है सर? नहीं, गलत बात। मतलब सीएम को पता ही नहीं है और लालू जी की नजर में ऐसा कोई मामला है ही नहीं। अब आपको यहां और एग्जाम्पल देना चाहूंगी। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद और डीएमजी कृष्णैया हत्याकांड में जेल में सजा काट रहे आनंद मोहन की एक तस्वीर वायरल हो गई। कहा जाता है कि इस तस्वीर में वो खगड़िया के सर्किट हाउस में आरजेडी के लोकल नेताओं के साथ दिख रहे हैं। इसके अलावा आनंद मोहन की एक और तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें वो अपनी पत्नी लवली आनंद, बेटे चेतन आनंद और आरजेडी के अन्य विधायक के साथ नजर आ रहे हैं। इनके अलावा वो अपने कुछ समर्थकों के साथ बातचीत करते भी दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें 12 अगस्त की हैं, जब आनंद मोहन को सहरसा से पेशी के लिए पटना लाया गया, लेकिन वापस जेल जाने की बजाय वो पाटलिपुत्र में अपने घर पहुंच गए। विधायक कॉलोनी भी गए, जहां विधायकों से भेंट की, ऐसा कहा जा रहा है। दर्शकों, मैं आपको बता दूं कि जब यूपी में योगी सरकार आई थी, तब भी हमने एडीआर की रिपोर्ट के हवाले से मंत्रियों की प्रोफाइल जनता के सामने रखी थी। माफ कीजिएगा। बिहार में भी सरकार बनी तो एडीआर रिपोर्ट सामने रखी, लेकिन घोर आश्चर्य यह है कि नीतीश, जो कभी बीजेपी के साथ आए ही इसलिए थे कि उन्हें सुशासन का राज कायम करना था और जंगल राज हटाना था, वो क्या इतने लाचार हैं कि उन्हें पता भी नहीं क्या सीएम हाउस या सीएम ऑफिस शपथ लेने से पहले मंत्रियों की प्रोफाइल चेक नहीं करता? कोई इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन नहीं होती? क्या इतनी भी समझ नहीं थी कि एक भगौड़े को कानून मंत्री बना दें? या फिर ये सब 2024 के लिए जहर का वो प्याला है जिसे बस पीते जाना है, क्योंकि कल
प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनना है, क्योंकि सामने लड़ाई मोदी से करनी है। इस पूरे मामले पर आज डिबेट करेंगे, जिसमें पब्लिक के सवाल उठ रहे हैं। और पब्लिक का सवाल नंबर 1, ये कैसी महागठबंधन सरकार जिसके कानून मंत्री ही स्वयं फरार? मोदी से मुकाबला करने की बात करेंगे और जंगल राज पर चुप रहेंगे। क्या यह सुशासन सिर्फ मुखौटा भर नहीं? और सवाल नंबर 3, क्या बिहार में जंगल राज की वापसी का बीजेपी का आरोप सही है? यही है आज पब्लिक के सवाल। और आइए इन सवालों के जवाब लेते हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त शलभ मणि त्रिपाठी, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अजय आलोक राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कीर्ति झा आजाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर MS फातमी जनरल सेक्रेटरी और फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर हैं RJD की तरफ से, और तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल मैं फातमी साहब से पूछना चाहूंगी। फातमी साहब, सुशासन बाबू हैं और सुशासन बाबू के साथ तेजस्वी जी हैं, युवा नेता हैं, जो एक कहते हैं उम्मीद की किरण होनी चाहिए पूरे बिहार के लिए, पूरे देश के लिए। तो क्या उम्मीद की किरण में यह देखा जाए कि कानून मंत्री वो है जो स्वयं कानून से फरार है, कोर्ट में पेशी तो देता नहीं, शपथ लेने पहुंच जाता है, और ना मुख्यमंत्री को कुछ पता है कि कोई ऐसा आरोप है और ना लालू जी को? ये कैसी सरकार है? फातमी जी, आप जवाब दीजिए 60 सेकंड में। आपका समय शुरू होता है अब। बड़ी खुशी की बात है कि आपको बिहार की बहुत फिक्र है, और अभी से थोड़े दिन पहले तो आपको कोई फिक्र थी नहीं, क्योंकि बीजेपी के साथ सरकार चल रही थी। आप ज़रा झांकिए दूसरे राज्यों में भी, आप सीधे बिहार पहुंचती, अभी 3 दिन भी नहीं हुआ इसको नई सरकार बने हुए, तो बहुत सारे तरह के सवाल उठा रही हैं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के ला रही हैं। तो आप ज़रा धैर्य से काम लीजिए। बिहार के अंदर वैसा कुछ नहीं होगा जैसा महाराष्ट्र में कर रहे हैं आप लोग, या फिर आज कल ही का वाक़या है गुजरात के अंदर बिल्किस बानो के केस को ले लिए, आप रेपिस्ट को, मर्डरर को रिहा कर रहे हैं जेल से। तो आप मेहरबानी करके किसी दूसरे को समझाने की कोशिश न करें। जो भी चीज़ है और जो भी कानून के दायरे में है मामला, उसको देख लिया जाएगा, और इसके लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी काफ़ी हैं, दोनों मिल करके बैठ करके देखेंगे क्या है मामला। और जितनी मेरी जानकारी है इसमें कोई मामला बनता नहीं है फिलहाल। अच्छा, मामला बनता नहीं है। और मैं आपको फातमी साहब बताना चाहती हूं कि झूठी शराब की सीरीज की है हमने इस चैनल पर। बीजेपी नीतीश बाबू की सरकार थी तब। हमने रेत घोटाले पे पूरी सीरीज की है, बीजेपी नीतीश कुमार की सरकार थी तब। तो हम पे आरोप लगा लीजिए जितने लगाने हैं, लेकिन हम भगौड़े नहीं हैं, हम भगौड़े नहीं है, भाग नहीं रहे। रोज 8 बजे आप मुझे यहीं मिल पाएंगे, और मैं यही हर मुद्दे को उठाती हुई आपको मिलूंगी। लेकिन आपने जो कहा सर, आंखों पर डिस्कशन जरूर कीजिए गुजरात के बारे में, जहां से तीसरी दफा प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो रहे हैं। आप कृपया अपने घर में 24 घंटे टाइम्स नाउ नव भारत लगाकर रखिए, आपको दिखेगा 6 बजे वो ही डिबेट चल रही थी यहाँ पर, तो जरूर देखिएगा। हर घंटे खबर बदलती है। लेकिन शलभ मणि त्रिपाठी जी, JDU का कहना है कि अब जो होगा देख लेंगे, हमें पता नहीं, हमने कोई चेक्स किए नहीं, और छोटा किडनैपिंग केस है, बाकी राज्य देख लीजिए वहां पर भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, इसलिए जो वो कर रहे हैं वो भी जायज है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो जायज है। मोनिका जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूंगा कि एक वक्त में बिहार की कुछ फिल्में बनती थी, बिहार की कहानियों पर फिल्में बनती थी,
और वो फिल्में कौन सी होती थी? शूल होती थी, गंगा जल होती थी, अपहरण होती थी और ढेर सारी फिल्में होती थी। देश भर के लोग उन फिल्मों को देखते थे और समझते थे कि बिहार में क्या हो रहा है, और सच में बिहार में उस तरह के हालात थे। आप जरा कल्पना कीजिए, कैसी सरकार जिसके उप मुख्यमंत्री नौजवान हैं, मुख्यमंत्री के बेटे हैं, दो मुख्यमंत्रियों के बेटे हैं, उनकी माताजी भी मुख्यमंत्री थी, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री थे, उनकी खुद की शिक्षा दीक्षा क्या है, मुख्यमंत्री का बेटा कितना पढ़ पाया, आज वो डिप्टी सीएम है बिहार का, उनके जो दूसरे भाई हैं तेजस्वी यादव, वो कैसी सरकार चलाएंगे, कैसा मंत्रालय चलाएंगे, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश उनकी ऊर्जा के बारे में जानता है, उनकी क्षमता के बारे में जानता है, किस तरह के इस परिवार ने राज किया है और नीतीश कुमार जी ने गठबंधन किया है। अभी आप जब इस वक्त खबर बता रही हैं तो एक और ब्रेकिंग सुन लीजिए। इन्हीं की पार्टी की एमएलए हैं बीमा भारती, जिन्होंने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी एक मंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि हमारी मंत्री फिरौती वसूलवाती है, गुंडागर्दी कराती है और हत्याएं कराती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है इस वक्त में पटना में, तमाम पत्रकार साथी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी ने जो हालात कर दिए हैं वो पूरे देश को नजर आ रहा है और पूरी तौर पे जंगल राज रिटर्न्स है बिहार में, दोबारा से पूरा देश उसको देख रहा है। बिल्कुल, और ये सवाल फातमी जी आपसे बाद में पूछूंगी, क्योंकि भारती जी ने तो अपनी ही पार्टी जेडीयू के बारे में विस्तार से दुनिया को बता दिया है। लेकिन कीर्ति आजाद साहब, मैं पूछना चाहती हूं कि क्या ये कंपटीशन है राजनीतिक दलों में कि जब सरकार में आए तो कितनों के क्रिमिनल रिकॉर्ड होंगे? मैंने आपको विस्तार से बताया 72% क्रिमिनल रिकॉर्ड वाली सरकार है और मंत्री हैं इस वक्त बिहार में। मैं सिर्फ जनता के नागरिकों की तरफ से एक सवाल पूछना चाहती हूं, क्या क्योंकि बिहार में हो रहा है इसीलिए, क्योंकि शायद उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसलिए जो बिहार में हो रहा है वो सही, या बंगाल में कुछ हो रहा है और बंगाल के नंबर कम हैं, 14% क्रिमिनल केसेस हैं मंत्रियों के खिलाफ, तो मतलब कंपैरेटिवली कम माना जाएगा जो यूपी बिहार में दिख रहा है। लेकिन मैं जनता की तरफ से सवाल पूछना चाहती हूं कि यही सुशासन है, यही गवर्नेंस का मॉडल है, क्या इसे बदलने की जरूरत नहीं है? आज के भारतवर्ष में, आज के 75 साल आजादी के बाद क्या हम यही देने वाले हैं जनता को? क्या जनता का इतना भी हक नहीं कि वो इस पर सवाल उठा सके? भारत की जनता का यह भी सवाल है कि आपने जो केवल 2-3 राज्यों का नाम देकर आंकड़ा दिया है, अगर केंद्र सरकार और दूसरी राज्यों का भी आंकड़ा दें तो उससे जनता की आंखें ज़्यादा खुलेंगी बनिस्बत की केवल इसको 2 या 3 राज्यों में छोड़ देवें। हालांकि आपने मेरा टाइमर मालूम नहीं शुरू किया है कि नहीं किया है। मैं केवल एक प्रश्न जानना चाहता था, क्योंकि आपके ही आपने जो शुरू किया था अपना वक्तव्य, उसमें कुछ टिप्पणियां की थी, उसमें आपने बताया था कि नीतीश कुमार जी के ऊपर हत्या का आरोप है। तो मैं केवल इतना जानना चाहता था, जिससे कि भारत को मालूम है आपके माध्यम से, क्या वो पिछले 7 दिनों में हुआ है जब से सरकार पलटी है या उसके पहले से चल रहा है? इसकी थोड़ी जानकारी मुझे मिल जाती तो मैं ज़्यादा स्पष्टता से भी जवाब दे सकता था। आप बिहार के रहने वाले हैं, मुझसे ज्यादा आपको हिस्ट्री पता है बिहार की, और आप दल भी बदल चुके हैं। जिस दल में आप उनके साथ थे आपको पता होगा, आपको पता होगा। ऐसा है, मैं जानती हूँ आप बहुत ज्ञानी हैं, पर हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणी न करें। व्यक्तिगत टिप्पणी आप कृपया, नहीं, आपसे ज्यादा ज्ञानी तो कोई हो ही नहीं सकता इस धरती पर। मैं तो आपकी सदा आरती उतारता हूं जब कभी भी आपको देखता हूं। मैंने तो सिर्फ केवल आपसे प्रश्न पूछा था, क्योंकि आपने जो आंकड़े दिए हैं वो केवल 2 या 3 प्रदेशों के दिए हैं। उतारनी चाहिए। अच्छा सर जी, ठीक, क्षमा कर दीजिए, मैं नहीं उतारता हूं आपकी आरती। ठीक, बिल्कुल नहीं उतारूंगा जी। आप मुद्दे की बात पर आते हैं। मैं केवल इतना आपसे जानना चाहता हूं कि क्या भाई इसीलिए वही तो कह रहा हूं मैं कि आपने केवल 2 या 3 राज्यों के आंकड़े दिए हैं अपराधियों के। यदि केंद्र सरकार के और दूसरे भी आंकड़े आप दे देते तो कम से कम उसको ज्यादा अच्छी तरीके से विश्लेषण किया जा सकता था। जो गलत है वो गलत है। जो बिहार में जो मंत्री बनाए गए हैं और जिनके ऊपर केस है और प्रोवन केस है, वह फिर उसके ऊपर उस आदमी को वहां रहने का अधिकार नहीं है। वो चाहे बिहार में हो, चाहे यूपी में हो, चाहे केंद्र सरकार में बैठा हुआ वह मंत्री हो, गृह मंत्री, जिसके बेटे ने 3-3, 4-4 किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दिया था। ऐसे किसी भी व्यक्ति को अपने स्थान पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आपके साथ इस विषय पर पूरी तरह से सहमत हूं और मैं इस विषय पर आगे और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि यह बात स्पष्टता से सामने में रख दी है।
कीर्ति आजाद साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। और बाकी आंकड़े अगर आप देना चाहें तो इस पर कोई रुकावट नहीं है, आप दे सकते हैं आंकड़े, और इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। और अजय आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कीर्ति आजाद जी ने एक मुद्दा उठाया कि आज अगर बात करें क्रिमिनल बैकग्राउंड्स की और क्रिमिनल नेताओं की, तो फिर ये आज क्यों हुई? ये पहले भी होनी चाहिए थी। जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार थी तब भी ये चर्चा होनी चाहिए थी। और ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली की सरकार में क्रिमिनल केसेस वाले मंत्री कोई है नहीं। तो क्या हम सिलेक्टिव हैं अपनी टारगेटिंग में? ये सवाल उठकर आ रहा है। आप इस पर क्या जवाब देंगे अजय आलोक जी? आपका समय शुरू होता है अब। देखिए नविका जी, जब आप राजनीति में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आप पे केसेस होंगे। केसेस पॉलिटिकल केसेस भी होते हैं, जैसे हम लोग सब पे हैं। यहाँ हम लोग जो 4 आदमी बैठे हुए हैं, जो चुनावी राजनीति में घुसे हैं, हम सब पे पॉलिटिकल केसेस हैं। बहुत सारे ख़त्म हो गए हैं, बहुत सारे चल रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल केसेस और क्रिमिनल केसेस, इन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। मर्डर केसेस, रेप केसेस, लूट केसेस, डकैती केसेस, ये सब पॉलिटिकल केसेस नहीं होते हैं। तो केसेस की भी जानकारी होनी चाहिए। अलग बात है, भ्रष्टाचारी हर दल में होते हैं, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन बिहार में आज सिस्टम डिफरेंट है। आप जो चर्चा कर रही हैं, जिस मंत्री की चर्चा कर रही हैं कि क्यों शपथ लेने दिया गया, ये वो सब बेकार की बातें, इसको भूल जाइए। ये लार्जर कैनवास है ही नहीं, और इसलिए इसको कोई यहाँ तवज्जो नहीं देगा। लार्जर कैनवास है बिहार के लिए 2024, प्रधानमंत्री पद का चेहरा और बिहार से उसकी मुहिम वो शुरू हो चुकी है। अब उस लार्जर पिक्चर के तहत डिस्कशन कीजिए तो कुछ होगा। ये सब क्या है, एक दिन मीडिया हो हल्ला करेगा, कुछ नहीं, अगले दिन से शांत हो जाएगा। बहुत होगा तो इस्तीफा करवा देंगे। वो भी उनको 1 तारीख तक उन पर बैन लगा हुआ है, 1 तारीख तक उनको कोर्ट से स्टे मिल गया है। ये भी आश्चर्य है। हाईकोर्ट केस क्वैश कर दिया था बेल का, ADJ 3 ने उनको 1 तारीख तक की एक्सटेंशन दे दी। ये अलग जांच का विषय है, ये भी बिहार में ही संभव है। तो अलग अलग मायने हैं इसके। मैं यही सवाल तहसीन पूनावाला जी से पूछना चाहती हूँ। तहसीन जी, कोर्ट पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन कानून मंत्री, क्या ये विडंबना नहीं है? क्या ये सिर्फ इस देश में हो सकता है कि एक मंत्री जिन पर संगीन आरोप लगे हुए हैं और जिन पर एक अरेस्ट वारंट था, जिन्हें 16 अगस्त तक पेश होना था कोर्ट के सामने, वही कानून मंत्री बनते हैं? कानून मंत्री बनते हैं और उनके पास पावर है सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेस अपॉइंट करने का पावर। तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जैसी छोटी सी चीज पर कोई सवाल उठा सकता है? और क्या यही है नीट, क्लीन, साफ राजनीति जिसकी नीतीश कुमार इतनी बात करते हैं सुशासन की? मैं पूछना चाहती हूं, क्या ये जनता के साथ धोखा नहीं है? नाविका जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, आपका शुक्रगुजार हूं। कीर्ति आजाद साहब की बात को आगे ले जाते हुए, क्योंकि उन्होंने डेटा की बात की, मैं डेटा का इंसान हूं। नरेंद्र मोदी जी की यूनियन कैबिनेट में MOS होम पे मर्डर 302 के चार्जेस है, 360 के चार्जेस 4 यूनियन मिनिस्टर्स के ऊपर है, और अराउंड 42% यूनियन गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स पे संगीन अपराध के आरोप है। त्रिपाठी जी बैठे हुए बीजेपी उत्तर प्रदेश से, आदित्यनाथ जी पे राइटिंग के आरोप है, आदित्यनाथ जी पे दंगे के आरोप है, और खुद आदित्यनाथ जी ने अपने आप से केसेस उतारने की कोशिश की, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। जिस व्यक्ति ने कर्नाटका के असेंबली में फोन देख रहा था, उसको भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटका का डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया। और बीजेपी की जो बिहार की सरकार थी, वहां पे बीजेपी के एमएलए पे 66% एमएलए पे क्रिमिनल चार्जेस है, संगीन अपराध के चार्जेस है, जब इनकी सरकार थी नीतीश बाबू के साथ। आज नीतीश बाबू पे आरोप लग रहे हैं। क्या ये आरोप तब नहीं थे जब नीतीश बाबू के साथ भाजपा गठबंधन में थी? तो भाजपा लोगों को प्रीच करना बंद करे और देश को सुधारना है, और मोदी जी अपने कैबिनेट से शुरू करें, और अपने कैबिनेट से जिन पे मर्डर के आरोप है उनको MOS होम से निकाले। और एक चीज अपनी बात समाप्त करता हूं, और एक MOS होम, अजय मिश्रा टेनी, उसके बेटे ने किसानों को कुचला और मोदी जी ने उनका इस्तीफा नहीं दिया। मैं डिबेट खोल रही हूं, और शलभ मणि त्रिपाठी जी,
सवाल ये उठता है कि क्या हमाम में सब नंगे हैं? क्या पॉलिटिक्स में इन बातों से अब फर्क पड़ना खत्म हो चुका है कि किसके खिलाफ कौन से क्रिमिनल केस है? क्योंकि अगर बिहार की बात उठाइए तो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल आता है, उत्तर प्रदेश की बात उठाइए तो दिल्ली में जो केंद्रीय सरकार चल रही है उसका एग्जाम्पल आता है। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या जनता के लिए यही जवाब है कि उसने किया तो मैं क्यों नहीं, मैंने किया तो वो क्यों नहीं? क्या यही बाकी रह गया? ये लाइन ऑफ डिफेंस इनफ है जनता को बताने के लिए कि ये किस तरह के पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं, लोगों के अपने रिप्रेजेंटेटिव, उनके खिलाफ क्या हो रहा है और कौन सरकार बना रहा है? इसमें पहल कौन करेगा? नहीं, देखिए, ये मुद्दे खत्म हो गए हैं, मैं ये नहीं मान सकता। ये मुद्दे जिंदा हैं, जिंदा थे और आगे भी जिंदा रहेंगे। अगर ये मुद्दे नहीं होते तो इस देश पे राज करने वाला एक परिवार, जिनके दामाद जमीनों का घोटाला करते थे, बड़ी बड़ी जमीनें खरीदते थे, रातों रात किसानों की जमीनें उनके नाम हो जाती थी, कैसे अखबार को अपने नाम कर लेते थे, पूर्व सैनिकों के साथ धोखाधड़ी करते थे, ये अगर मुद्दे नहीं होते तो आज जनता ने उनको अप्रासंगिक नहीं कर दिया होता। आज पूरा का पूरा परिवार जमानत पर घूम रहा है, ईडी दफ्तर के बाहर चक्कर काटता है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता, पूरा देश जानता है। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को जनता ने उखाड़ फेंका। बिहार के भीतर नीतीश कुमार जी को जो जनादेश मिला, वो जनादेश तेजस्वी यादव के साथ सरकार बनाने का जनादेश नहीं था। नहीं तो अगर होता तो लालू प्रसाद यादव जी की सरकार में क्या होता था, मैं आपको उदाहरण दूंगा और आप इसको चेक कराइएगा। बेऊर जेल है, बेऊर जेल में बहुत सारे ऐसे माफिया बंद थे कि वो सालों से जेल में बंद रहे और बाहर उनके परिवार फलते फूलते रहे, उनके बच्चे होते रहे। अभी आपने आनंद मोहन का उदाहरण देख लिया कि आनंद मोहन जेल के भीतर हैं और बाहर गेस्ट हाउस में बैठे हुए हैं। यही होता था। लालू यादव की सरकार ने और आरजेडी की सरकार ने किसको पैदा किया? शहाबुद्दीन को पैदा किया, मुन्ना शुक्ला को पैदा किया, अनंत सिंह को पैदा किया। डीएम तक की हत्या करने वाले जो लोग थे, अभी आनंद मोहन पे क्या इल्जाम है कि गोपालगंज के डीएम की हत्या की गई है। तो ऐसे लोगों को पाल पोस के इन्होंने बड़ा किया। और मैं तो देवरिया से आता हूं, देवरिया में स्थिति ये थी कि जमीनों का रेट इतना बढ़ गया, हम लोगों ने पता करना शुरू किया कि कारण क्या है, तो पता चला कि बिहार से माइग्रेशन शुरू हुआ है। वहां से लोग भाग रहे कि नहीं साहब, लालू यादव की सरकार है, हम वहां रहना नहीं चाहते। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, दोबारा भगदड़ की स्थिति पैदा हो चुकी है। क्यों? क्योंकि ये तो शूल फिल्म में या अपहरण फिल्म में लोगों ने देखा था कि जिस व्यक्ति पर खुद ही आरोप हो, जो खुद ही भगोड़ा हो, जिसने खुद ही अपहरण किए हो, वो कानून मंत्री बनकर बैठा हुआ हो। ये प्रयोग जो है नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ही कर सकते हैं। आज बिहार के लोगों से पूछिए, अजय आलोक जी बैठे हैं, वो बताएंगे कि उनका दिल इस बात के लिए रो रहा है कि आखिर क्या हुआ, ये किसके साथ अन्याय हो रहा है, किसके साथ अत्याचार हो रहा है। जिन लोगों ने बेटियों की शादियों में मर्सिडीज जो तमाम गाड़ियों की जो शोरूम थे उनको लूट लिया था, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि किसके घर में शादी थी बेटी की और पूरी जितनी गाड़ियों के शोरूम थे उनके गेट तोड़ दिए गए, गाड़ियां लूट ली गई, कैसे मकान कब्जा किए जाते थे, कैसे डॉक्टरों के बच्चों का किडनैपिंग होता था और बकायदे मुख्यमंत्री आवास में बैठ के डील होती थी। सुभाष यादव कौन थे, पप्पू यादव कौन थे, ये सारे लोग कहां चले गए? भारतीय जनता पार्टी की राजनीति के चलते ये सारे लोग खत्म हो गए, सफाया हो गया, सजाएं हुई, इनको समझ में आया कानून का राज है। नहीं तो सजाएं हुई तो मुझे बताइए कि जिन दामादों की आप बात कर रहे हैं उनके केस कहां हैं? क्यों नहीं ये केस कंक्लूजन पर आते? क्या ये मुद्दे जिंदा रखने के लिए बीजेपी अब तक उनको कंक्लूजन तक नहीं ले जा सकी है? तहसीन पूनावाला हाथ उठा रहे हैं। तहसीन पूनावाला, जवाब दीजिए शलभ मणि त्रिपाठी जी ने जो आरोप लगाए। त्रिपाठी भाई, जिस पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी अयोध्या में भगवान श्री राम की जमीन में घोटाला करती है, उससे तो मुझे कुछ डिबेट करना नहीं है। लेकिन आपने तेजस्वी जी पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की कि उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके, कम से कम वो ईमानदार है कि वो जहां तक पढ़े, वरना ऐसे आज हमारे देश में भी लोग बैठे जिनकी डिग्रीज आज तक नहीं मिल रही है और कोर्ट के ऑर्डर है कि इनकी डिग्री किसी को दिखाना नहीं चाहिए, कोर्ट भागते अपनी डिग्री नहीं दिखाने के लिए। मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, तेजस्वी मेरा मित्र है और ये गलत है कि आप उन पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। व्यक्तिगत टिप्पणी दूसरे भी कर सकते हैं। जब आप कहते कोई भगोड़ा है, भगोड़ा गुजरात में भी एक गृह मंत्री था। हम व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते, तो व्यक्तिगत टिप्पणी हम ना करें, कृपया करते इस डिबेट की हम शोभा बरकरार रखें। मैं सवाल, पब्लिक का शो है तो पब्लिक के सवाल भी उठाना चाहती हूं यहां, और फातमी जी जरूर सुनिएगा। दो सवाल हैं और दोनों आप ही के लिए हैं। करनाल हरियाणा से राम कुमार का सवाल है, जिनके मंत्री ही फरार हों वो क्या इंसाफ देंगे किसी को?
और सवाल नंबर 2 जितेंद्र तिवारी का सवाल है, व्हाट्सएप के जरिए उन्होंने पूछा है, जब उच्च न्यायालय ने बिहार के वर्तमान कानून मंत्री का समर्पण करने का आदेश देते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी थी, फिर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी पर रोक कैसे लगा दी? 2 सवाल हैं, अहम सवाल हैं, पब्लिक के सवाल हैं, जरूर जवाब दीजिए। मैडम, आप मुझे बहुत अफसोस होता है जो कुछ हो रहा है देश के अंदर, तो दुनिया जानती है, उसके लिए पुलिस है, कानून है, कोर्ट है, फैसला आएगा, सज़ा होगी। ये जो आप लोग बैठ करके टीवी से मतलब मिनटों में पलट जाती हैं, क्या बात है कि जिस दिन ओथ हुआ नीतीश जी का और तेजस्वी का, उसी रात से आप लोग बिहार में क्रिमिनलिज्म है, गुंडागर्दी है, बदमाशी है, पूरा देश साफ है, बिहार खराब हो गया सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को कल होकर के प्रधानमंत्री का चेहरा बने। तो देखिए, बहुत अच्छा पूनावाला जी ने भी जो बात रखी, बहुत प्यारी बात कही उन्होंने कि अपने गिरेबान में झांकिए, समझ ना, अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि इस मुल्क के अंदर अगर क्रिमिनल जिंदा हैं, अगर बदमाश जिंदा हैं, अगर किडनैपर जिंदा हैं, या देश के अंदर जो आपस में भाईचारा को ख़त्म कर रहे हैं वो लोग जिंदा हैं, तो ये तो शर्म करनी चाहिए यहाँ के प्रधानमंत्री को, यहाँ के गृह मंत्री को, यहाँ के लॉ मिनिस्टर को, कि आखिर ये लोग क्यों बाहर हैं। और जहाँ तक आपने ईडी का, इनकम टैक्स और सीबीआई का सवाल किया, मैंने तो नहीं देखा कि किसी सत्ताधारी पार्टी के ऊपर ये अमल हुआ हो। आप चुन चुन करके अब आप डिक्लेयर करना चाहती हैं कि नेहरू परिवार जो है वो चोर है। आप किसी के ऊपर मुकदमा चला, तेजस्वी के ऊपर। तेजस्वी तो बच्चा था जब लालू जी रेल मंत्री हुआ करते थे। अभी क्या उम्र है तेजस्वी की, उसके ऊपर भी आपने मुकदमा ठोक दिया। मैंने तो ठोक दिया? मैं ये समझता हूँ मैंने ठोक दिया। और ये सवाल मैं उठा रही हूँ कि पब्लिक उठा रही है, और पब्लिक के सवालों को भी आप जवाब नहीं देना चाहते, तो ये आपकी चॉइस है। मैडम, मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, मतलब मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि चाहिए ये कि अगर क्राइम को ख़त्म करना है तो ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए इन सब चीज़ों पर, और उस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आप लोग टारगेट करते हैं एक पर्सन को या एक स्टेट को, ये ठीक बात नहीं है। अजय आलोक जी, क्या बीजेपी टारगेट कर रही है नई सरकार, क्योंकि ये सरकार बीजेपी के बिना बनाई है? और जैसे फातमी साहब ने कहा कि कल को नीतीश कुमार शायद प्रधानमंत्री चेहरा हो विपक्ष के, इसलिए आपको तकलीफ हो रही है। जो मोदी सपोर्टर्स हैं, जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, सवाल उन्होंने उठाया है ये, क्या ये सब पहले नहीं हो रहा था और अब क्योंकि सरकार में बीजेपी नहीं है तो दर्द ज्यादा हो रहा है? जवाब दीजिए फातमी साहब को। देखिए नविका जी, कुछ दिन पहले तक, 2 महीने पहले तक मैं जदयू का ही हिस्सा था, और मैं प्रबल समर्थक था इस बात का कि जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स क्राइम, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स कम्युनलिज्म, जो नीतीश जी के 3 सी थे, उस पर हम लोग चलते थे। लेकिन जब फिर पाला बदलने की बात शुरू होने लगी तो हम लोग कंफर्टेबल नहीं थे, पार्टी के बहुत सारे लोग, और आज भी बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं हैं, जिसकी परिणति आने वाले दिनों में दिखेगी निश्चित तौर पे। शुरुआत हो ही चुकी है, आप देख रही थी बीमा भारती प्रकरण, फलाना फलाना फलाना। 2-3 बातें हैं। जैसे विशालव जी ने कहा कि जनादेश का अपमान किया, भैया जनादेश का अपमान नीतीश जी ने किया। मैं तो ये कहूँगा 2017 में जब गठबंधन टूटा तो वो जनादेश था राजद और जदयू का, वो तोड़ा गया, उसका रीज़न दिया गया करप्शन। तेजस्वी जी को बोला गया एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। मुख्यमंत्री ने हाउस में बोला एक्सप्लेन कर दीजिए। तो क्या 2022 में तेजस्वी जी ने एक्सप्लेन कर दिया? वो चार्जेस हट गए, चार्जशीटेड है तेजस्वी जी, ट्रायल चल रहा है कोर्ट में, हट गए? फातमी जी जवाब दे दें, एक्सप्लेन कर दिया तो देश को पता लगना चाहिए कि तेजस्वी ने एक्सप्लेन कर दिया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हुई। वो जनादेश, नीतीश जी ने जनादेश का अपमान किया उस वक्त।
2022 में जनादेश था भाजपा और जदयू का। किस बात पे गठबंधन तोड़ा गया? हम सहज नहीं थे, हम 2 महीने से असहज थे। भाई मैं तो कहूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने समय में 2017 में या 2022 में लोकतंत्र बचाया इन लोगों ने, क्योंकि अगर ये सरकार के साथ नहीं आते तो सरकार गिर जाती, बिहार को दूसरा चुनाव देखना पड़ता। तो तारीफ तो अब इस बात की होनी चाहिए ना। मैं तो आरजेडी की भी तारीफ कर रहा हूँ। 2022 में अगर नहीं आरजेडी आती नीतीश कुमार जी के साथ तो सरकार दोबारा चुनाव होते, देश का अनदर पैसा खर्च होता। आज सवाल ये है कि आप करप्शन और कम्युनलिज्म, ये सिर्फ बोलने वाली बात हो गई है या अमल करने वाली बात हो गई है? परसेप्शन होता है राजनीति में, अवधारणा जिसको कहते हैं हम, और यही राजनीति होती है। परसेप्शन क्या हो चुका है नीतीश जी का, परसेप्शन क्या हो चुका है इस गठबंधन का, न मुझे बोलने की जरूरत है, न आपको बोलने की जरूरत है। बिहार में हर कोई देख रहा है, देश में हर कोई देख रहा है। और प्रॉब्लम सबकी यही है, ये परसेप्शन को तोड़ने की जगह उस परसेप्शन को और मजबूत कर रहे हैं। विपक्ष का काम है इस परसेप्शन को तोड़ना। आज ये उस परसेप्शन को तोड़ नहीं रहे हैं, बल्कि इस चीज को डिफेंड करके उस परसेप्शन को और मजबूत कर रहे हैं। ठीक है, नीतीश जी चेहरा बने प्रधानमंत्री के लिए 2024 में। बिहार तो तेजस्वी संभाल लेंगे और संभाल ही ले। हनक इस सरकार में तेजस्वी की है और मेरी उम्मीद है कि वो अच्छा काम करे, क्योंकि उनको प्रूफ करने के लिए मौका है, दोबारा नहीं मिलेगा अगर चुके तो। मैं कीर्ति आजाद साहब आपसे पूछना चाहती हूं, जिला पश्चिम चंपारण में 12 वर्षीय किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म हुआ। मुजफ्फरपुर में एक व्यवसायी के घर दिन दहाड़े लूट हुई। जहरीली शराब से 6 लोग मरे। 10 और 11 अगस्त को 2 पत्रकारों को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बेतिया में एक पुजारी का गला काट दिया गया। ये सारी अभी हाल ही की घटनाएं मैं बता रही हूं। और एक सवाल जो मैंने पूछा फातमी साहब से, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया, कि अगर उच्च न्यायालय कहता है कि आप गिरफ्तार करिए, क्वॉशिंग का जो केस है वो हमने रिजेक्ट किया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट प्रोटेक्शन देता है कि नो कोअर्सिव एक्शन, और वो भी कानून मंत्री बने उस इंसान को जिसके खिलाफ ये ऑर्डर है। मैं पूछना चाहती हूं, इससे बड़ा मजाक कानून का कहीं आपने देखा है क्या? इस पर कोई जवाब नहीं देना चाहिए कि इस पर भी हम कहेंगे बीजेपी करती है तो हम भी कर रहे हैं? बहुत देखे अभी शहजाद पूर्वाला ने कहा कि 4 हत्यारे बैठे हुए हैं जिनके ऊपर अभियुक्त हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री बने बड़े बैठे हुए हैं। 62 ऐसे हैं, 62% ऐसे हैं, 44% ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर अपराध है लेकिन वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो केवल यहाँ पर देखना उचित न होगा। मैं आपसे ये अनुरोध करूँगा कि देश में जहाँ कहीं भी इस प्रकार के अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और जिनके ऊपर यह केस साबित हो चुके हैं, उनको सदा के लिए राजनीति से अलग कर देना चाहिए। उनको कहीं भी उनका रोल नहीं होना चाहिए। हम केवल उसे एक बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें, उचित नहीं होगा। मैं पार्टी के परिप्रेक्ष्य में न देखते हुए, अगर एक सुचारुता लेकर आनी है राजनीति के अंदर, तो सभी को पूरे देश भर में जहां चाहे किसी की सरकार हो, जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, ऐसे लोगों को तुरंत निकालना चाहिए। और पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 1 साल के अंदर जो व्यक्ति जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं वह पूरे होने चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सुप्रीम कोर्ट के उन मानकों को आज पूरा क्यों नहीं किया जा रहा। मेरे पर भी 3 आचार संहिता के केस थे, मैं उनको लड़ा, गलत थे, राजनीतिक थे। आज मेरे पर भगवान की कृपा से कोई भी केस नहीं है। तो मेरा यही नविका जी आपसे कहना होगा, और आपके माध्यम से जो लोग पूछ रहे हैं इस लोकप्रिय चैनल के ऊपर, कि जहां कहीं भी ऐसे प्रवृत्ति के लोग हैं जिनके गुनाह सबूत वो हो चुके हैं, प्रूव हो चुके हैं, उनको तुरंत राजनीति से निकालना चाहिए। ताजा तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर हैं। लालू प्रसाद यादव पहुंचे हैं पटना, दिल्ली से पहुंचे हैं पटना, और ये उनकी मुलाकात हो रही है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी से। साथ ही खड़े हैं तेजस्वी और तेज प्रताप यादव भी, और ये पहली मुलाकात है लालू प्रसाद यादव की सरकार बनने के बाद। दिल्ली से पटना पहुंचे हैं। तो मैं पूछना चाहती हूं फातमी साहब,
आप ही से, क्योंकि बिहार में जेडीयू के खिलाफ आपकी अपनी ही पार्टी के एक विधायक ने मोर्चा खोल दिया है। रूपाली जो आपकी रूपाली से विधायक रूपाली से बीमा भारती ने कहा है कि मंत्रिमंडल में गलत लोगों को जगह दी गई है। बीमा ने आरोप भी लगाया है कि लेसी सिंह मर्डर करवाती हैं, फिर भी उन्हें मंत्री बनाया गया है। वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रही हैं। बीमा भारती ने यह भी कहा है कि लेसी सिंह भ्रष्टाचार में लिप्त रही हैं और मुझे पार्टी से निकालना चाहती हैं। ये आपकी खुद की विधायक कह रही हैं, सुन लीजिए वो क्या कह रही हैं। हमको सिर्फ लेसी सिंह से नाराजगी है और सरकार से कोई नाराज नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से नाराज नहीं हो सकते हैं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता है और हम शुरू से नेता माने हैं, मानते रहेंगे। आप क्या साबित करना चाहते हैं? पूर्णिया में और दहशत फैलाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं पूर्णिया में खून का होली खेले? आप क्या चाहते हैं पूर्णिया में? और जो है पावर में आएगी, अगला बार मंत्री बनी तो फिर मर्डर करवाई, जिस दिन उसका वोट गिरा उस दिन मर्डर करवाई, फिर मंत्रालय लिया फिर जाके मर्डर करवाएगी किसी ना किसी का। जो उसके खिलाफ में बोलेगा उसका मर्डर करवाएगी। ये मैं नहीं कह रही फातमी साहब, ये आप ही की विधायक आपकी पार्टी की है और दूसरे विधायक के बारे में बोल रही हैं और दूसरे मंत्री के बारे में बोल रही है। आरजेडी छोड़ दीजिए, बीजेपी छोड़ दीजिए, ये तो आपकी अपनी घर की कहानी दीजिए। अब मुझे बोल लेने दीजिए मैडम मुझे बोल लेने दीजिए। इसमें जो अब तक जितना भी आपने सवाल उठाया है या आपकी पब्लिक जिसको आपने बुलवाया है, उसमें दो मुद्दे निकल के आ रहे हैं। एक, जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको सियासत से हटाना चाहिए, जो करप्ट लोग हैं उनको सियासत से हटाना चाहिए, और दूसरे कि ये जनादेश का अपमान हुआ है बिहार के अंदर। ये दो चीज़ों पे सवाल उठाया। तो पहले सवाल पे मैं एग्री हूँ आपसे कि अगर कोई भी आदमी, चाहे वो भारत सरकार में बैठा हो चाहे किसी राज्य के स्टेट में बैठा हो, आप उसमें जो अफसोस इस बात का होता है कि अभी जुमा 8 दिन भी नहीं हुआ सरकार को बने हुआ, बिहार के पीछे पड़ गई, सारे कैमरा लेकर के बिहार के पीछे पड़ गए हैं। तो जरा जो पूनावाला जी ने कहा कि मैं पूरे पीछे नहीं पड़ी, हिंदुस्तान का, या मैं पीछे नहीं पड़ी, आपकी विधायक कह रही है कि आपने मर्डर करने वाली महिला को मंत्री बना दिया है। मैं नहीं कह रही, आपकी विधायक कह रही है। मैडम जरा एक मिनट बोलने दीजिए ना मुझे। नहीं, एक आप मिनट जवाब तो दीजिए, मुझे एक मिनट यहाँ मुझे तो बोलने दीजिए मैडम। मैं दोनों नहीं मैं दे रहा हूँ जवाब, आपको जवाब ही दे रहा हूँ कि मैं किसी इंडिविजुअल केस को यहाँ पर इंटीग्रेट करने के लिए नहीं बैठा हूँ। आप, ये काम पुलिस का है, ये काम जज का है, कोर्ट का है, इस बात को समझ लें आप। वो फैसला होगा जो भी क्राइम करेगा, कोई भी इंडिविजुअल हो देश के अंदर, उसको जुडिशरी बैठी है वो देखेगी। आपको क्यों इतनी आपत्ति हो रही है? इसी बिहार के खिलाफ पीछे पड़ गए हैं आप लोग, मतलब आपसे मतलब नहीं है, आप अकेली नहीं है। मैं तो याद है कि जिस दिन ओथ हुआ नीतीश जी का और तेजस्वी जी का, उसके नेक्स्ट डे शुरू हो गए जंगल राज की वापसी हो गई, ऐसा हो गया वहाँ, वैसा हो गया वहाँ, वैसा हो गया। और जहाँ तक आपने कहा कि जो मैंडेट था उसके खिलाफ हुआ बिहार के अंदर, ये भी डिस्कशन में आया। मुझे बताओ कि आज जो महाराष्ट्र में बहुत रिसेंटली हुआ वो मैंडेट था। आप बताओ मुझे कि जो कुछ गोवा के अंदर किया किसी ने भी किया हो, कोई भी पार्टी हो, मध्य प्रदेश में किया आपने, बनी बनाई सरकार को खत्म किया, कर्नाटका में किया, मतलब यहाँ तो सेल परचेज हो रहा है मैडम, खरीद फरोख्त हो रहा है। आप क्या बात कर रही हैं? जरा उस तरफ भी कैमरा ले जाइए कि ये सरकारें कैसे बन रही हैं, आपको पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। यहाँ तो दो समाजवादी जवाब दीजिए, दोनों एक हो गए। शलभ मणि त्रिपाठी जी, लेसी सिंह पर जो इल्जाम लगे हैं उन पर कोई जवाब नहीं है, लेकिन उंगली और इशारा आपकी तरफ है कि बीजेपी अगर कर सकती है महाराष्ट्र में तो नीतीश कुमार क्यों नहीं बिहार में? बीजेपी अगर कर सकती है कर्नाटका में तो नीतीश कुमार क्यों नहीं? ऐसा नहीं कहा जा रहा है। शलभ मणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। देखिए, नीतीश कुमार जी और उनकी जो पार्टी के प्रवक्ता हैं, ये जेब में 2 रंग का चश्मा लेकर घूमते हैं।
एक चश्मा लगाते हैं तो शहाबुद्दीन गुंडा दिखता है, एक चश्मा लगाते हैं तो अनंत सिंह गुंडा दिखता है, एक चश्मा लगाते हैं तो आनंद मोहन गुंडा दिखता है, और जैसे तेजस्वी के हाथ से दूसरा चश्मा मिलता है वो लगाते हैं तो शहाबुद्दीन मसीहा दिखता है, आनंद मोहन मसीहा दिखता है, अनंत सिंह मसीहा दिखता है। अरे मैं थोड़े कह रहा हूं, आपकी विधायक आपके मंत्री पर गंभीर आरोप लगा रही है। दूसरी बात, नीतीश कुमार जी ने किसके लिए कहा था कि वो तो हत्या भी करवा सकते हैं, वो तो हमें मरवा भी सकते हैं, ये तो गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं, ये तो चारा खाने वाले लोग हैं। भाई नीतीश कुमार जी का तो भाषण पढ़ लीजिए, नीतीश कुमार जी का तो बयान सुन लीजिए। तो ये कौन सा चश्मा लगा लिया आप लोगों ने कि चश्मा बदलते ही आपकी जुबान भी बदल गई। नीतीश कुमार जी ने क्या क्या कहा है लालू प्रसाद जी के लिए, तेजस्वी के लिए, तेज प्रताप के लिए, उनके लोगों के लिए, मुझे दोबारा बताने की आवश्यकता है क्या। और अब आपकी पार्टी की जब विधायक बोलती हैं, जो बेचारी दलित समाज से आती हैं, बीमा भारती दलित समाज से आने वाली एक गरीब परिवार से आने वाली विधायक हैं, उनको प्रवक्ता महोदय कह रहे कि नहीं हम उनके बयान को तवज्जो नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक गुंडे के खिलाफ बोल रही हैं, वो एक माफिया के खिलाफ बोल रही हैं। हम तो वही कह रहे हैं ना, आप में जो बदलाव आया वो ये बदलाव आया कि आप जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो शहाबुद्दीन का नामो निशान मिट गया, अनंत सिंह का नामो निशान मिट गया, सजा हो गई। तमाम जो गुंडे माफिया थे बिहार के भीतर, आनंद मोहन जैसे लोग जेलों के भीतर ठूस दिए गए। आज आप उनको राज्य अतिथि बनाकर गेस्ट हाउस में ठहरा रहे हैं। ये बदलाव हुआ है। और बिहार की जनता बहुत महान है। जो कुछ झेला बिहार की जनता ने आपको माफ नहीं करेगी। आप थोड़ा इंतजार करिए। आप जो दिवा सब देख रहे हैं 24 को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, तो एक बार खुद इंतजार करिए कि बिहार की जनता आपको किस तरह का सबक देगी, किस तरह की सजा देगी। तहसीन पूनावाला, क्या आपकी पार्टी भी यही मानती है कि नीतीश कुमार जी जो हैं वो 2024 के भावी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट होंगे? क्योंकि बिहार में आप सरकार तो बना रहे हैं नीतीश कुमार के साथ, आपने 2 मंत्री भी नियुक्त करवा लिए अपने, लेकिन आप ही के एक प्रवक्ता वहां पर कहते हैं कि नहीं भाई हमारे तो राहुल गांधी हैं नेता। तो राहुल गांधी हैं या नीतीश कुमार हैं? कि बिहार में नीतीश कुमार, दिल्ली में राहुल गांधी, एक तरफ ये है। दूसरी तरफ विडंबना देखिए, नीतीश कुमार जी ने पूछा था 2017 में, भाई इतना करप्शन है, तेजस्वी जी को सवाल का जवाब देना चाहिए। अब जवाब तो आज तक आया नहीं, जवाब नहीं आया, लेकिन नीतीश कुमार जी वापस वहां चले गए। तो कोई प्रिंसिपल्स, कोई सिद्धांत, कोई भी मोरालिटी, क्या ये सोचना भी गलत है आज के भारत में? मैं दोनों प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सबसे पहले जो आपका प्रश्न था नीतीश जी को लेकर, विपक्ष से अगला प्रधानमंत्री 2024 में बनेगा और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जाने वाली। कैंडिडेट कौन? राहुल गांधी के नीतीश कुमार? कैंडिडेट कौन? मैंने कैंडिडेट पूछा है। अगर आप सुन लीजिए, मैं उत्तर दूंगा। नहीं आपको बीच में बोलना, मैं चुप बैठूंगा, आप बोल दीजिए। मैं समझ गया आपका प्रश्न, मैं उत्तर दे रहा हूं, आवाम को सुन दीजिए। प्रधानमंत्री बनेगा विपक्ष से, विपक्ष के सारे एमपीज तय करेंगे प्रधानमंत्री कौन बनेगा। जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो मोदी जी से बेहतर प्रधानमंत्री बनेगा, क्योंकि मैं मानता हूं मोदी जी इस देश के लिए जो प्रधानमंत्री की भूमि में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। ये पहला उत्तर। दूसरा उत्तर, और हमारा संविधान ये नहीं देता कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो, हमारा संविधान ये अधिकार एमपीज को देता है कि चुने प्रधानमंत्री कौन हो। ये आपका पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरे प्रश्न का मैं उत्तर आपको दे देता हूं। हिपोक्रेसी की सीमा होती है, इसे मोदी जी कहते हैं। यही मोदी जी थे जिन्होंने पीडीपी के साथ गठबंधन किया। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन यही मोदी जी थे जिन्हें बिहार के आवाम के डीएनए का अपमान किया था। ये वर्तमान हमारे प्रधानमंत्री जी थे, मैं उसमें भी नहीं जाना चाहता। आपका प्रश्न था और अजय आलोक जी का प्रश्न था, क्या तेजस्वी जी ने उन पे लगे आरोप को खारिज किया या नहीं किया। उन पे आरोप लगे थे 2017 में। सारे न्यूज चैनल्स पे स्टोरी चलती थी सीबीआई द्वारा कि 100 करोड़ की जमीन मिली, 200 करोड़ का फ्लैट मिला, 300 करोड़ की प्रॉपर्टी मिली। आज 5 साल हो गए, चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुआ है। चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुआ। कहां गए 100 करोड़ की जमीन, कहां गया 300 करोड़ का फ्लैट, कहां गया 500 करोड़ की रिकवरी? कुछ नहीं मिला है। इसलिए जज कहते कोर्ट के अंदर मैं एविडेंस के लिए रुका हूं, केस चल रहा है तारीख पे तारीख। आज सीबीआई जो मोदी जी के नीचे एक पैसे का एविडेंस नहीं ला सकी तेजस्वी यादव के पीछे। जैसे प्रवक्ता ने पहले कहा था, जेडीयू के प्रवक्ता ने पहले कहा था, तेजस्वी उस वक्त बच्चे थे, वो स्कैम में इन्वॉल्व नहीं थे, फॉल्स केसेस थे। 5 साल के बाद उन्होंने अग्नि परीक्षा दे दी है। अब सवाल है कि बिहार को प्रगति के रास्ते पे ले जाना या नहीं ले जाना। एक लास्ट चीज अपनी बात समाप्त करता हूं। बिहार का अपमान प्रधानमंत्री जी ने तब किया था जब प्रधानमंत्री जी माइक पे खड़े होकर कहे कितना पैसा चाहिए, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, जैसे नागपुर से ला रहे थे। कुछ नहीं लाया बिहार के लिए, इसलिए नीतीश जी को तेजस्वी के साथ जाकर बिहार के विकास के लिए यह गठबंधन करना पड़ा। शलभमणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। संगीन आरोप लगाए हैं तहसीन।
जरा मैडम नहीं, मुझे देखिए इनके आरोपों का जवाब जनता देगी। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि देखिए कांग्रेस पार्टी से आप उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। ये जब भ्रष्टाचार पर बोलते हैं तो ईडी का दफ्तर याद आता है इनको। ये सीबीआई की बात करते हैं कि सीबीआई के पास कोई प्रमाण नहीं है, तो लालू यादव जी क्या आपके प्रमाण पर जेल काट रहे हैं? और अगर प्रमाण नहीं था तो जाके जमानत करा के लाइए सबको, उनके केस खत्म करा दीजिए, अपने नेता के भी केस खत्म करा दीजिए। आप एजेंसियों पर सवाल बड़ी आसानी से उठाते हैं और आपकी सरकार में बहन मायावती जी और अखिलेश यादव पर जो सीबीआई केसेस चले वो किसके कहने पर आपने चला है? तो ये पॉलिटिकल इस्तेमाल तो आप करते थे। रही बात बिहार की, तो बिहार की जनता जान रही कि उनको क्या करना है, कौन अपॉर्चुनिस्ट है, किसने गठबंधन का धर्म तोड़ा है, वो सबको पता है। जहां तक रही बात आपकी, तो आप देखिएगा बहुत जल्द बिहार की जनता जवाब देगी। और पहले तो इन आरोपों का जवाब दीजिए कि जो आरोप पार्टी के भीतर से उठ रहे हैं, ये जेडीयू के भीतर से उठ रहे हैं। जेडीयू के लोग कह रहे हैं कि गुंडों की सरकार आ गई है, माफियाओं को मंत्री बना दिया है, भगोड़ों को मंत्री बना दिया है। मैं फिर कहूंगा कि शूल जैसी फिल्म आपने यथार्थ पर लाकर खड़ी कर दी है। आपने इसके पहले भी गठबंधन किया था, जिसको आप महागठबंधन कहते थे। जनता ने उसको एक नाम दिया था, महाठगबंधन। आप 24 में कोई गठबंधन लेकर चले आइए, आपकी जो पहचान बन चुकी है वो महाठगबंधन की बन चुकी है। आप दोबारा वहीं पहुंचा दिए जाएंगे जहां से संगठन बनाने के लिए और गठबंधन बनाने की आप शुरुआत करेंगे। पब्लिक के और भी सवाल है। पटना से राजेंद्र सिंह का सवाल है। माननीय मुख्यमंत्री ने सुबह कहा था कि उन्हें पता नहीं कि कार्तिकेय पर क्या आरोप लगे हैं। अब तो सुबह से शाम हो गई, कार्रवाई करने की जगह जेडीयू के प्रवक्ता मंत्री जी के सपोर्ट में आ गए हैं। तो ये टिप्पणी शायद आपके ऊपर की जा रही है। और वैशाली बिहार से रमेंद्र कुमार का सवाल है, नीतीश कुमार आज तक खुद के बहुमत से मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाए, पीएम कैसे बनेंगे? दो सवाल हैं पब्लिक के, जरूर जवाब दीजिएगा पब्लिक को। बहुत अच्छा सवाल है। तो पहले मैं तेजस्वी जी से शुरू करता हूं। तेजस्वी एक मासूम लड़का है, उसकी अभी उम्र क्या है आप ये समझ लें कि मेरे बेटा से भी छोटा है वो। और वो तो स्पोर्ट्स पर्सन है, वो एक तेजस्वी लड़का है। देख लो आप कि आज उसकी लोकप्रियता बिहार के अंदर कितनी बड़ी है। आप यकीन माने कि उस बेचारा मासूम है, उसके ऊपर भी अगर आप लोग इस तरह के इल्ज़ाम लगाइएगा टीवी के ज़रिए और पब्लिक, कुछ भी नहीं है। अगर होता तो अब तक निकल आता। और नीतीश जी ने कभी टिप्पणी की थी तो टिप्पणी का जवाब मिल गया होगा, तभी सरकार बनी है साथ में। इसलिए जहां तक तेजस्वी का सवाल है, एक ईमानदार बच्चा है। हाँ, मिल गया होगा तभी। अरे अब एक मिनट बोल तो लेने दी मैडम। और जहां तक सवाल पैदा होता है नीतीश कुमार जी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनने का, ये वो उम्मीदवार नहीं है मैडम। ये हम लोग जैसे जो जनता दल यू के लीडर हैं, वर्कर हैं, कार्यकर्ता हैं, और बिहार का हर बिहारी चाहता है कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने। ये ख्वाहिश है लोगों की। लेकिन अकेले बिहार के चाहने से, अकेले जनता दल यू के चाहने से, अकेले जो बिहार का गठबंधन है उसके चाहने से वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, जब तक के सारे विपक्ष एक होकर के उनको उम्मीदवार न मान ले। और इसमें बड़ा रोल कांग्रेस का होगा कि कांग्रेस क्या चाहती है देश के अंदर। इसलिए अभी वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस नीतीश कुमार को मानेगी प्राइम मिनिस्टीरियल कैंडिडेट, हाँ या ना पॉसिबल है? राहुल गांधी को साइड करेंगे आप और नीतीश कुमार को बनाएंगे पीएम कैंडिडेट? आपको मंजूर है? कीर्ति आजाद साहब, तृणमूल कांग्रेस को मंजूर है? पिछले 40 वर्षों में कोई भी गांधी परिवार का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बना है। ममता जी भी केपेबल है, नीतीश जी भी केपेबल है, तेजस्वी भी केपेबल है, केसीआर भी केपेबल है, राहुल गांधी भी केपेबल है। एमपी तय करेंगे, इसमें कौन सी कंफ्यूजन है? संविधान यही कहता ना, एमपी चुनते अपना प्रधानमंत्री। चलिए मैं साउंड बाइट निकालती हूँ। आज जो बिहार कांग्रेस के लोगों ने कहा है, कीर्ति आजाद जी, नीतीश कुमार विपक्ष के नेता होंगे मोदी जी को चुनौती देने के लिए 2024 में, या ममता बनर्जी? क्यों नहीं? अगर विपक्ष सारा ये तय करेगा कि नीतीश कुमार जी होने चाहिए तो नीतीश कुमार जी होंगे। यदि सारा विपक्ष तय करेगा नहीं ममता जी होनी चाहिए तो ममता जी होंगी। इसमें कहीं किसी प्रकार से भी कोई अतिशयोक्ति किसी को नहीं होनी चाहिए कि सामने खड़े हो जाए और आज मैं टेलीविजन पे आपको कह दूं। और तहसीन ने बात तो बिल्कुल सही की, जितने भी सांसद होंगे वो मिलकर तय करेंगे कि कौन उनका प्रधानमंत्री होगा। अजय आलोक जी,
अजय आलोक जी, आप लोग बेकार में बदनाम कर रहे हैं। ये सब सुलझे हुए लोग हैं, सुलझी हुई पार्टियां हैं, और बिहार में आप इस तरह के प्रश्न अब इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चोट लगी है कि बीजेपी की सरकार वहां गिरी है और नीतीश कुमार और तेजस्वी साथ में आए हैं। लब्बो लब्बाब यही है आज डिबेट का। जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो शुरू से बोल रहा हूं पुनविका जी कि ये सरकार गिरने का एक ही अर्थ था कि नीतीश जी को 24 का चेहरा बनना था, नहीं तो ये सरकार कभी नहीं गिरती। इस सरकार गिरने का अर्थ एक ही था कि लालू यादव के सहारे कांग्रेस को जुटा के, एक कांग्रेस माने चाहे नहीं माने, एक माइनस कांग्रेस माइनस बीजेपी मोर्चा एक खड़ा हो, उसकी एक शक्ति हो जाए, पीछे से कांग्रेस को मजबूरी में सपोर्ट करना पड़ेगा। ये सब ख्याली पाव है, लेकिन सच्चाई यही है, ये भानुमति का कुनबा नहीं जुड़ता है। ये राजनीतिक यथार्थ है कि भानुमति का कुनबा कभी नहीं जुड़ता है, कभी नहीं जुड़ेगा। ये इतना अहम है हर एक व्यक्ति में कि कोई मानने को तैयार ही नहीं होने जा रहा है। आप क्या बात आप कर रही हैं, ये संभव ही नहीं। आप देखिए ना, अभी सीपीआई माले ने अभी डिमांड कर दी है नीतीश जी से कि कार्तिकेय जी को तुरंत हटाओ, लीजिए, झंझट हो गया। उधर कांग्रेस ऑफिस सदाकत आश्रम में आज लतम जुत्तम हो गया कि जो मंत्री नहीं बने बाकी विधायकों में। तो ये तो कॉन्ट्रडिक्शंस की सरकार नहीं चलती, भुगतेगा बिहार। मैंने फिर कहा ना, अवधारणा क्या जा रही है, परसेप्शन क्या जा रहा है, तो ये चलेगा। अभी ये सब बहुत छोटी बात है। बड़ा कन्वेंस 2024 है, उसी के लिए सब तैयारी हो रही है। बड़ा जो चुनाव है 2024 का, बिहार में नीतीश के पाला बदलने के बाद से बीजेपी हमलावर हो चुकी है। बीजेपी जंगल राज की वापसी की बात बार बार कर रही है, लेकिन मेरा नजरिया यह है कि राजनीति में अपराध पर अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी बात होनी चाहिए, वो भी ऐसे समय में जब आप विकसित देश बनने का टारगेट सेट कर रहे हैं। ऐसे समय में राजनीति के अपराधीकरण पर कोई लाइन ऑफ डिफेंस नहीं होना चाहिए। इस पर अब सीधा कानून बनना चाहिए। इसका जवाब ये नहीं हो सकता कि आप ये कह के निकल जाएं कि पहले फलां से जवाब लेकर आओ तब मुझसे पूछना। ये कल्चर बंद होना पड़ेगा, क्योंकि ये है पब्लिक की आवाज। पार्टी कोई भी हो, राज्य कोई भी हो, पब्लिक ये चाहती है कि राजनीतिक दल जीरो टॉलरेंस फॉर क्रिमिनल कंटेंट चाहते हैं मंत्रिमंडलों में। और एक कानून भी है कि कन्विक्टेड नेता कभी चुनाव लड़ ही नहीं सकता, लेकिन नेता अक्सर कन्विक्ट होने से पहले 30-30, 35-35 साल कोर्ट के चक्रों में ही लगवा देते हैं। और होता क्या है कि जमाना निकल जाता है, कानून कभी उन तक पहुंचता ही नहीं, और यूं ही सरकारें चला करती हैं, यूं ही पावर का खेल चलता रहता है। क्या पब्लिक के साथ ये अन्याय नहीं है? यही है सवाल पब्लिक का। आज मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार पर जाइएगा मत, क्योंकि अनंत त्यागी लेकर आ रहे हैं न्यूज़ की पाठशाला।